साल 2022 जगह मुंबई। 23 साल की उर्वशी अपने भाई पारस के चेहरे भाई जितेंद्र के साथ कोपर खराने के सेक्टर 19 में रहती थी। उर्वशी मूल रूप से राजस्थान के बूंदी जिले की रहने वाली थी, लेकिन पिछले 7 सालों से मुंबई को ही अपना घर बना लिया था। मेहनती और आत्मनिर्भर उर्वशी एक रेस्टोरेंट सोना रेस्टो बार में वेटर के तौर पर काम करती थी। उसकी जिंदगी बाहर से एकदम साधारण दिखती थी, मगर कैसे पता था ये जिंदगी इतनी जल्दी खत्म होने वाली है। 13 दिसंबर की सुबह ठीक 9:30 बजे उर्वशी हमेशा अपनी ब्लोनो कार से काम पर निकली। इस बार उसके साथ उसका दोस्त रियाज खान भी उसके साथ था। उर्वशी ने रियाज को कार ड्राइव करने दी। सोना रेस्टो बार पहुंचने के बाद उर्वशी ने गाड़ी रियाज को दे दी और खुद अपने काम पर लग गई। शाम के अंधेरे के बाद रियाज उर्वशी के घर लौट आया। उसके सिर में दर्द था और उसने पारस से कहा, भाई जरा एक कप कॉफी बना दो। पारस ने फौरन उसे कॉफी बनाकर दी। रियाज कॉफी पीकर वहाँ से चला गया, लेकिन पारस की नजर बार बार गाड़ी की तरफ जा रही थी। शाम के 5 बज चुके थे। उर्वशी का फोन अब तक नहीं आया था। ये बिल्कुल असामान्य था, क्योंकि उर्वशी हर दिन शाम 5 बजे अपने भाई को कॉल कर बताती थी कि ड्यूटी खत्म हो गई है। इसी कॉल के बाद पारस उसे लेने जाता था, लेकिन इस बार ना तो कॉल आया और ना ही उर्वशी घर लौटी। शाम से रात हो गई, चिंता बढ़ने लगी। पारस ने कई बार उर्वशी को फोन किया, मगर हर बार घंटी बजती रही और किसी ने फोन नहीं उठाया। परेशान पारस ने तुरंत अपने जीजा को फोन किया और पूरी बात बताई। कुछ ही देर में उर्वशी के जीजा भी घर पहुंच गए। इसके बाद उर्वशी के दोस्त रियाज को फोन किया गया। उर्वशी कहाँ है? पारस ने चिंता होकर पूछा। रियाज ने हैरानी से जवाब दिया, मुझे नहीं पता, वो तो बाहर से घर आनी चाहिए थी। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन उर्वशी का कोई पता नहीं था। सभी ने मिलकर उसे तलाशना शुरू किया, मगर उर्वशी का कोई सुराग नहीं मिला। दूसरी सुबह 14 दिसंबर पनवेल तालुका की गाड़ी नदी के पास कुछ स्थानीय लोग एक पुल से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर पिलर के पास तैरती एक लड़की की लाश पर पड़ी। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, मगर जब लाश को करीब से देखा तो उन्होंने तुरंत पनवेल पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश को नदी से बाहर निकाला गया। ये करीब 25 से 30 साल की एक युवती की लाश थी। पुलिस ने सबसे पहले आसपास के लोगों से लड़की की पहचान कराने की कोशिश की, मगर कोई भी उसे पहचान ही नहीं पाया। कौन थी ये लड़की? किसने की उसी हत्या? शुरुआती जांच से पुलिस को लगा कि ये एक डूबने की घटना हो सकती है, मगर उन्होंने जब लाश की बारीकी से जांच की तो गर्दन पर गला घोटने के निशान मिले। अब ये मामला एक संदिग्ध हत्या का रूप ले चुका था। पनवेल पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद इस केस को गंभीरता से लेना शुरू किया। सबसे पहले लाश की पहचान के लिए आसपास के थानों को सूचना दी गई और गुमशुदा लोगों की लिस्ट खंगाली गई। कुछ ही घंटों बाद मुंबई पुलिस स्टेशन से एक फोन आया, जिसने इस केस की दिशा ही बदल दी। एक 27 साल की युवती उर्वशी वैष्णव कल रात से लापता है। मुंबई पुलिस ने जानकारी दी। पनवेल पुलिस को शक हुआ कि हो न हो यही लाश उर्वशी की हो सकती है। उन्होंने तुरंत उर्वशी के परिवार को बुलाया। उर्वशी के भाई पारस और जीजा जब पनवेल पहुंचे तो सामने रखी लाश को देखते ही पारस की आंखों में आंसू उमड़ पड़े। ये मेरी बहन है, उसने कांपती आवाज में कहा। ये सुनते ही वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। लाश पर मिले गला घोटने के निशान इस बात की ओर इशारा कर रहे थे ये सिर्फ डूबने का मामला नहीं था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो खुलासा किया उसने पूरे केस को पेचीदा बना दिया। रिपोर्ट में साफ था कि उर्वशी की मौत पानी में डूबने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि दम घुटने से उसकी जान गई थी। ये पुष्टि हो चुकी थी, ये एक हत्या थी। मगर सवाल था कि कौन था ये शख्स जिसने उर्वशी की जिंदगी इतनी बेरहमी से छीन ली। पुलिस ने उर्वशी के करीबी लोगों से पूछताछ शुरू की। सबसे पहले रियाज खान को बुलाया गया। रियाज ने बताया, मैंने उसे आखिरी बार शाम को सोना रेस्टो बार में देखा था। उसके बाद मेरा उससे कोई संपर्क नहीं हुआ। पुलिस को रियाज की कहानी में कुछ छिपा हुआ महसूस हुआ। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी जो पुलिस की नजरों से बच नहीं सकी। क्या उर्वशी से किसी से झगड़े या किसी तरह की दुश्मनी के बारे में तुम्हें कुछ पता है? जांच अधिकारी ने सख्त लहजे में उससे पूछा। रियाज ने सिर झुकाकर मना कर दिया, लेकिन पुलिस इतनी आसानी से तो मानने वाली नहीं थी। रियाज का कॉल रिकॉर्ड खंगालने का फैसला किया। जैसे ही कॉल रिकॉर्ड की जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाली बात सामने आई। उर्वशी और रियाज के बीच 13 दिसंबर की रात 8 बजे आखिरी कॉल हुई थी, लेकिन उसके बाद रियाज का फोन 2 घंटे तक बंद था। ये वही वक्त था जब उर्वशी लापता हुई थी। क्या ये महज एक इंतफाक था या इस कॉल के पीछे कोई और
बड़ा राज छिपा था। पुलिस को यकीन हो चुका था ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि सोची समझी रची गई साजिश है। आगे की जांच के लिए पुलिस ने रियाज को हिरासत में ले लिया। रियाज को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में उसने वही कहानी दोहराई जो पहले बता चुका था। मैंने उर्वशी को शाम के वक्त सोना रेस्टो बार में छोड़ा था, उसके बाद मैं सीधा घर चला गया। रियाज ने बड़ी सावधानी से कहा, लेकिन पुलिस को यकीन था कि रियाज कुछ से बहरहाल उनके पास दो अहम सबूत थे, कॉल रिकॉर्ड्स और वो 2 घंटे का खाली समय जब उसका फोन बंद था। तुम्हारा फोन रात 8 बजे से 10 बजे तक बंद क्यों था? जांच अधिकारी ने सताई से पूछा। रियाज थोड़ी देर तक चुप रहा, उसकी आंखों में हल्की घबराहट साफ नजर आ रही थी। फिर उसने जवाब दिया, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए फोन बंद हो गया। पुलिस को इस जवाब पर भरोसा नहीं हुआ। जांच टीम ने रियाज की हर हरकत पर बारीकी से नजर रखना शुरू किया। उन्होंने उसके सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक डिटेल और हाल ही के दिनों में उसकी गतिविधियों की जांच शुरू की। पूछताछ के दौरान पुलिस को एक गुमनाम कॉल आया। फोन पर मौजूद शख्स ने जो बताया उससे केस और उलझ गया। रियाज और उर्वशी के बीच झगड़ा हुआ था। वो कई बार उर्वशी को धमकी दे चुका था। कॉलर ने बताया। पुलिस के पास रियाज पर शक गहराने की एक और वजह थी। पुलिस ने तुरंत सोना रेस्टो बार और आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। 13 दिसंबर की रात के एक फुटेज में रियाज और उर्वशी को रेस्टोरेंट के पीछे वाली गली में बहस करते हुए देखा गया। उसके बाद रियाज अकेला वापस लौटता है, लेकिन उर्वशी दोबारा वहाँ से नजर नहीं आती। अब पुलिस के पास ये पक्का शक था रियाज इस मामले में शामिल हो सकता है। रियाज की पोल खुलने लगी। दबाव बढ़ता देख रियाज का चेहरा उतर गया। आखिरकार उसने सच्चाई बयान करने का फैसला किया। मैंने जानबूझकर उर्वशी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, रियाज ने कांपती हुई आवाज में कहा। उस रात हमारी बहस हुई थी। गुस्से में मैंने उसका गला दबा दिया। मुझे नहीं पता कि वो मर जाएगी। मैं डर गया था और मैंने लाश को नदी में फेंक दिया। रियाज का कबूलनामा पुलिस के लिए काफी था, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ था। क्या रियाज सच बोल रहा था या किसी और बड़े राज को छिपा रहा था? रियाज के कबूलनामे के बाद मामला भले ही सुलझता हुआ लग रहा था, लेकिन पुलिस अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। उन्हें लग रहा था जितनी ये कहानी सीधी दिख रही है उतनी है नहीं। रियाज के बयान में कई ऐसी बातें थी जो हकीकत से मेल नहीं खा रही थी। सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो सच में अकेले इस घटना को अंजाम दे सकता था? इसी दौरान पुलिस को उर्वशी के फोन की लोकेशन की रिपोर्ट मिली। ये रिपोर्ट पूरे केस का रुख बदलने वाली थी। उर्वशी का फोन आखिरी बार पनवेल की नजदीक एक सुनसान इलाके में एक्टिव था, जहां रियाज का फोन भी मौजूद था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी, उस वक्त वहां तीसरे फोन की लोकेशन भी ट्रेस हुई थी। पुलिस ने तुरंत उस फोन का नंबर खंगाला। ये नंबर जितेंद्र, उर्वशी के चचेरे भाई का था। क्या जितेंद्र भी इस साजिश में शामिल था? जितेंद्र को थाने बुलाया गया। शुरुआत में उसने खुद को इस मामले से पूरी तरह अलग बताया। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं उस दिन काम पर था, जितेंद्र ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। लेकिन पुलिस के पास लोकेशन के पक्के सबूत थे। कई घंटे के पूछताछ के बाद जितेंद्र का चेहरा उतरने लगा। आखिरकार उसने कुछ ऐसा कबूल किया जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। रियाज और उर्वशी के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था। रियाज ने मुझसे मदद मांगी थी। मैंने सोचा ये एक डराने धमकाने का मामला होगा, लेकिन बात हाथ से निकल गई। जितेंद्र ने कहा, पुलिस को अब समझ आ गया था कि ये सिर्फ गुस्से में हुई हत्या नहीं, ये पहले से प्लान की गई साजिश थी। अब पुलिस के सामने 2 संदिग्ध थी, रियाज और जितेंद्र। लेकिन किसने असली वार किया था और इस साजिश के पीछे असली वजह क्या थी? पुलिस की जांच एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहां प्यार, ईर्ष्या और धोखे की एक गहरी कहानी सामने आने वाली थी। जितेंद्र के कबूलनामे ने पूरे केस को एक नई दिशा दे दी थी। अब ये मामला सिर्फ हत्या का नहीं था, बल्कि इसके पीछे गहरे निजी कारण छिपे थे। पुलिस ने जितेंद्र को हिरासत में रखते हुए उससे घटना की पूरी कहानी जानने की कोशिश की। तुम्हारा इस साजिश में क्या रोल था? जांच अधिकारी ने कड़ी नजरों से देखते हुए पूछा। जितेंद्र ने थोड़ी देर तक चुप्पी साधे रखी, फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, रियाज उर्वशी के बीच काफी समय से तनाव चल रहा था। रियाज को शक था उर्वशी किसी और के साथ रिश्ते में थी। ये सुनकर पुलिस का ध्यान एक और नई कड़ी की ओर गया। क्या वाकया ही उर्वशी की जिंदगी में कोई तीसरा व्यक्ति था? उर्वशी के मोबाइल डेटा और सोशल मीडिया की जांच की गई। पुलिस को कुछ ऐसे व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्ड मिले जो इस कहानी में एक नया नाम जोड़ रहे थे। ये नाम था आकाश, उर्वशी का एक पुराना दोस्त, जिससे उसकी बातचीत हाल ही के दिनों में फिर से शुरू हुई थी। आकाश को तुरंत पूछताछ के लिए बुलाया गया। आकाश ने बताया, उर्वशी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। पिछले कुछ समय से वो परेशान थी। उसने मुझे बताया था कि रियाज बहुत पेचिश हो गया था और
उस पर शक करता था। वो उससे दूरी बनाना चाहती थी, मगर रियाज उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। पुलिस को अब साफ हो गया था कि रियाज की जलन और गुस्से ने ही इस घटना को जन्म दिया था, लेकिन जतिंदर की मौजूदगी ने इस कहानी को और पेचीदा बना दिया था। पूछताछ के दौरान जतिंदर ने आखिरकार मान लिया था कि ये पहले से प्लान किया गया था। रियाज ने मुझे भरोसे में लेकर मदद मांगी थी। उसने कहा था कि उर्वशी उसे धोखा दे रही है और उसे सबक सिखाना जरूरी है। मुझे नहीं पता था कि बात हत्या तक पहुंच जाएगी, जतिंदर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। पुलिस ने जतिंदर और रियाज की बातों को जोड़ते हुए 14 दिसंबर की रात का एक और सीसीटीवी फुटेज खंगाला। इस फुटेज में दोनों को नदी के पास देखा गया था। ये वही जगह थी जहां उर्वशी की लाश मिली थी। अब पुलिस के पास पक्का सबूत थे कि ये पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी, मगर सवाल था क्या जतिंदर भी उतना ही दोषी था जितना रियाज, जब वो सिर्फ एक मोड़ा था। पुलिस अब उन बातों की तह तक पहुंचना चाहती थी जो अभी भी अंधेरे में थी। जतिंदर और राजेश के बयानों ने पुलिस को कई जवाब दिए, लेकिन एक दूसरे से टकराते हुए उनके बयान इस बात की ओर इशारा कर रही थी दोनों में से कोई भी पूरी सच्चाई नहीं बता रहा था। पुलिस ने अब मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति अपनाई। दोनों को अलग अलग कमरे में बंद कर दोबारा पूछताछ शुरू हुई। लगातार पूछताछ के दौरान जतिंदर आखिरकार टूट गया। उसने कबूल किया कि उस रात उर्वशी और रियाज के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया था कि उसने बीच बचाव की कोशिश की थी। रियाज बहुत गुस्से में था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, मगर उसने उर्वशी का गला दबा दिया। मुझे डर था कि अगर मैंने पुलिस को बताया तो मैं भी फंस जाऊंगा, जतिंदर ने रोते हुए कहा। लेकिन पुलिस को शक हुआ कि जतिंदर खुद को बचाने के लिए रियाज पर सारा दोष डालने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर रियाज की कहानी में एक नया मोड़ आया। उसने जतिंदर को इस साजिश का मास्टरमाइंड बताया। मैंने उर्वशी को मारने की योजना कभी नहीं बनाई थी। ये सब जतिंदर के कहने पर हुआ। वो चाहता था कि उर्वशी हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली जाए। उसने ही मुझे भड़काया, रियाज ने आरोप लगाया। दोनों में से कौन सच बोल रहा था? पुलिस के सामने अब दो विरोधी कहानियां थी। एक तरफ रियाज था जो पूरी घटना को गुस्से में हुआ हादसा बता रहा था, तो दूसरी तरफ जतिंदर था जो इसे सोची समझी साजिश से मान रहा था। उर्वशी की विरोधी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ लगी। रिपोर्ट के अनुसार उर्वशी की मौत रात को 9:30 बजे हुई थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यही थी कि उसके शरीर पर चोटों के निशान मिले थे जो हाथापाई की ओर इशारा कर रहे थे। ये साफ था उर्वशी ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया था। पुलिस को यकीन हो गया कि हत्या अकेले रियाज ने नहीं की थी। इसी दौरान पुलिस को एक ऐसा गवाह मिला जिसने इस केस की सारी गुत्थी सुलझा दी। ये गवाह एक मशवरा था जो 13 दिसंबर की रात नदी के पास मौजूद था। उसने बताया, मैंने 2 लोगों को वहाँ देखा था। वो एक महिला को खींचते हुए पुल के नीचे ले जा रही थी। जब मैंने आवाज दी तो वो भाग गए। अब ये साफ हो गया था जतिंदर और राजेश ने मिलकर ये वारदात की थी। ये हत्या सिर्फ गुस्से की वजह से नहीं, बल्कि उर्वशी की आजादी और उसके फैसले को खत्म करने की साजिश थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, पुलिस को लग रहा था कि जतिंदर और रियाज इस साजिश को अकेले अंजाम नहीं दे सकते। गवाह के बयान और लोकेशन डेटा के आधार पर तीसरे शख्स की तलाश शुरू की गई। रियाज के कॉल रिकॉर्ड ने पुलिस को सही दिशा में बढ़ाया। 13 दिसंबर की रात रियाज ने एक नंबर पर कई बार कॉल किया था। इस नंबर की लोकेशन भी उसी इलाके में ट्रेस हुई थी जहां उर्वशी की लाश मिली थी। ये नंबर था राहुल मेहता का। राहुल उर्वशी के रिश्तेदार का पुराना कर्मचारी था जिसे कुछ महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था। राहुल की एंट्री से केस और उलझ गया। राहुल को हिरासत में लिया गया और पूछताछ शुरू हुई। मैंने कुछ नहीं किया, राहुल ने घबराई आवाज में कहा, लेकिन पुलिस के पास सबूत थी। राहुल को सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड दिखाया। दबाव बढ़ते ही राहुल ने कहा, उर्वशी उसे धोखा दे रही है और वह उसे डराना चाहता है। मैंने सोचा कि ये सिर्फ एक धमकी देने का प्लान है। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। राहुल की बातों ने अब केस की गुत्थी पूरी तरह से खोल दी। पुलिस के सामने ये साफ हो गया कि रियाज, जतिंदर और राहुल तीनों ने मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। पहले तो उन्होंने उर्वशी को डराने का प्लान बनाया, लेकिन बात इतनी आगे बढ़ गई कि रियाज ने गुस्से में उसका गला दबा दिया। जब उर्वशी ने संघर्ष किया तो जतिंदर और राहुल ने भी उसका साथ देने की बजाय रियाज की मदद की। घबराए हुए तीनों ने लाश को नदी में फेंकने का फैसला किया। राहुल ने बाइक पर जाकर इलाके की रेकी की और रास्ता साफ होने पर उन्हें बुलाया। रियाज, जतिंदर और राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों पर हत्या और साजिश रचने का केस दर्ज हुआ, लेकिन इस केस ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया। क्या रिश्तों में शक और करवाहट इतनी खतरनाक हो सकती है कि वो किसी की जान ही ले ले? उर्वशी वैश्व हत्याकांड एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार, ईर्ष्या, दुख का खतरनाक खेल सामने आया। आखिर में इंसाफ तो मिला, लेकिन इसकी कीमत एक मासूम की जान थी। ये घटना हम सब के लिए एक बड़ा सबक
ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।